कितने आका, सवाल सबके जहन में यही है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर चल रही अटकलों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन ट्रस्ट की कार्यप्रणाली जरूर उसमें आप अहम बदलाव होते हुए देखेंगे, उसके नेतृत्व में अहम बदलाव होते हुए देखेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है। मंदिर परिसर के प्रशासनिक कामकाज को और व्यवस्थित बनाने के लिए सीओ नियुक्त करने की सिफारिश भी है, जैसे आप काशी विश्वनाथ में देखते हैं। ऐसे में आगामी बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां ट्रस्ट के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका करते हैं। आनंद, हमने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट देखी और सुबह से हम लगातार टीवी पर चला भी रहे हैं। एक चीज जो सिमिलैरिटी नजर आई मुझे भी देखने में तौर पर, दर्शक के तौर पर, वो ये कि सबके बड़े आलीशान घर हैं। कोई बड़ी भागवत करा रहा है, कोई आलीशान घर बना रहा है। ये ऐसे ही नहीं होगा, बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई। हेरा फेरी यहां पर भी दिखाई देती है और ये बताया भी गया था कि इन्होंने बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है। आनंद का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई उसके हम आपको 7 से 8 जो आरोपी है वो भी बता रहे हैं। लेकिन अब इसमें बड़ा जो एक अपडेट है वो ये है कि जैसे काशी विश्वनाथ में एक सीईओ बैठते हैं, प्रशासनिक जो कामकाज है या फिर जो गणना होती है उनकी देखरेख में होती है, वैसे ही एक आईएएस अधिकारी या एक सीईओ को बिठाया जाएगा जिनकी निगरानी में ही ये सब कुछ होगा। और जो पदाधिकारी है, क्योंकि 2 बड़े चेहरों ने इस्तीफा दे दिया है। आनंद का एक बार फिर से रुख करते हैं। आनंद, अगर आपने मेरा सवाल तब सुना हो तो जरा जवाब दे दें कि बड़ी बड़ी संपत्ति तस्वीरों में भी दिख रही है इन लोगों की। देखिए, बिल्कुल सपना, जिस तरह से जो 8 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में, उसमें हम जब अनुकल्प मिश्रा के गांव गए, वहां पर उसका एक पैतृक घर है। हालांकि जो उनके दादा थे उनसे हमने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि इसका मालिकाना हक मेरे पास है, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाली बात वहां पर कही कि अप्रैल के महीने में एक बड़ी कथा का आयोजन जो है वो अनुकल्प ने इस गाँव में कराया था, जहाँ पर उनका आलीशान एक घर है, काफी खेती है। और जब हमने फेसबुक पर अनुकल्प का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो हमें वो भव्यता नजर आई कि किस तरह से 7 दिन का ये जो कथा का पाठ था, जिसमें चंपत राय भी वहां पर शामिल हुए हैं, स्थानीय विधायक शामिल हुए हैं, महापौर शामिल हुए हैं और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए कई लोग वहां पर दिख रहे हैं। और उसकी भव्यता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। तो ये लाखों रुपए कहां से आए? एक मामूली से कर्मी के पास जो एक तरीके से मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, जिसके पास गणना करने का जिम्मेदारी थी। इसी तरह से जब हम सुभाष चंद्र अग्रवाल, जो एक पूर्व बैंकर हैं, जो बैंक में काम कर चुके, जब उनके हम घर गए अयोध्या में, जो बैंक कॉलोनी में रहते हैं, तो उनके पड़ोसियों से हमने बात की। उनका कहना था कि ये पहले भी इलाहाबाद में एक बैंक गबन के मामले में ये टर्मिनेट हो चुके थे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिल गई थी। उनका भी अच्छा खासा घर जो है हमने देखा, वहां पर किराए में एक महिला रहती थी, लेकिन परिवार में कोई बात करने के लिए नहीं था। तो अब जो आरोपी है उन्होंने जो पैसा प्रोसीड और क्राइम से जो अर्जित करा है वो कहां पे इन्वेस्ट करा है, उसको लेकर लगातार जो अयोध्या पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अयोध्या पुलिस के सीनियर अधिकारियों से भी हमने बात की, वो आपने तस्वीरों के जरिए दिखाई है। इस बात का जिक्र भी किया गया था कि इन लोगों ने बड़ी संपत्ति को अर्जित किया है, जो तस्वीरों में आनंद ने आपको दिखाया भी। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर आपको बता दें कि ट्रस्ट को लेकर चल रही अटकलों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और नेतृत्व में अहम बदलाव किए जा सकते हैं। इसी के बीच गोविंद देवगिरी ने कल ही और ट्रस्ट की ओर से यह पुष्टि कर दी गई थी कि चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय महासचिव के पद पर थे और ट्रस्ट के सदस्य थे डॉक्टर अनिल मिश्रा। दोनों के इस्तीफे की पुष्टि हो गई है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, उनकी ओर से पुष्टि की गई थी। अब इसमें एक बड़ा अपडेट यह है कि 11 जुलाई को, यानी कि अगले महीने, एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें जो अहम पद हैं, जो खाली हैं, उन पर भी मंथन किया जाएगा। नए पदाधिकारी जो जोड़े जाएंगे उन पर मंथन होगा। मंदिर का कोई सीईओ जरूर होगा, मंदिर प्रशासन का, जैसे काशी विश्वनाथ में है और कई और मंदिर हैं देश भर के जहां पर यह प्रणाली है, तो एक ऐसा सीईओ भी नियुक्त किया जाएगा। इधर ट्रस्ट के सदस्य हैं उडुपी पीठाधीश्वर विश्वतीर्थ प्रपन्नाचार्य जी महाराज के मुताबिक बैठक जो होगी उसमें पूरे मामले की समीक्षा होगी, जांच का प्रस्ताव रखा जाएगा और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पर भी फैसला लिया जाएगा। नए महासचिव, नए सदस्य, मंदिर परिसर के सीईओ की नियुक्ति पर निर्णय संभव है इस बैठक में, जो 11 जुलाई को होनी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा चंदा और धन अनियमितता विवाद के बीच आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती सुबह 11 बजे सीताराज महल से मीडिया से मुखातिब होंगे, यानी कि अब से 2 घंटे बाद। और इस दौरान वो राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े वित्तीय मामलों पर
अपना पक्ष रखेंगे, देश भर के सामने श्रद्धालुओं के साथ जो चीजें हुई हैं वो सामने रखेंगे, श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे, जो दान को लेकर मामले सामने आए हैं उनसे जुड़े तमाम चीजें वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने वाले हैं। हाल के दिनों में मंदिर ट्रस्ट चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस बीच अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, सबकी नजरें हैं इस बैठकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, स्वामी गोविंदानंद सरस्वती आखिर किन मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देवगिरी। उन्होंने भक्तों को आश्वस्त कराया कि चांदी की ईंटें, आभूषण सुरक्षित हैं। साथ ही कहा कि एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने चंपत राय के शिष्य नरेश चौहान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नरेश चौहान चंपत राय को अपना गुरु मानते हैं, बचाव कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अयोध्या में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो चंपत राय के 50 सालों से शिष्य हैं और इनकी आंखें भर आई हैं। इनका कहना है कि शंकराचार्य में दाग हो सकता है लेकिन चंपत राय जो इनके गुरु हैं उन पर कोई दाग नहीं है और उनका नाम बेवजह उछाला जा रहा है। तो गुरु हैं वो भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जो उनका ड्राइवर था टीनू यादव उसको अरेस्ट किया गया। बता रहे हैं कि वो बेरोक टोक अंदर जाता था मंदिर में। अगर ट्रस्ट की गाड़ी है, वो महामंत्री है, वो किसी से यूँ तो कहेंगे मैं मेरे को ड्राइवर दे दो, अपने नीचे वालों को ही बोलेंगे, मानते हो? नीचे वालों ने किसी ने दे दिया होगा भाई ड्राइवर है, अब वो उसके अंदर चोरी की, उसने डाका डाला या कोई बात करी है, उन्हें कब पता चलेगा? जब जो था ऑडिट हो रही होगी कोई। तो इसका नाम क्यों आ रहा है चंपत राय जी का? एक एंटी उसमें खड़े होकर के उनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई। अगर कोई वो 19-20 करेंगे तो नृपेंद्र मिश्र को नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आहत हो रही है आपको? आहत ही नहीं है, बहुत अंदर से दुखी है हमारा क्षेत्र, बहुत दुखी है। हम कह नहीं सकते इस बारे में कि क्या इसके लिए जीवन यापन किया था इन्होंने। लेकिन 8 लोग अरेस्ट हुए हैं और कैश बरामद हुआ है करीबन 80 लाख के आसपास। भाई साहब हमें भी उनके नामों का कोई पता नहीं चला, ये भी अभी पता चला है। कोई प्रॉपर्टी इनके अपनी नहीं है, ना इनकी कोई शादी हो रखी, ना इनके कोई बच्चे हो रखे, ना इनका अपने परिवार को कोई योगदान है। उछाला नहीं जा रहा, उनको बगैर मतलब के खींचा जा रहा और वो लोग खींच रहे हैं जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। जो महाभ्रष्ट आदमी है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहानी अब गिरफ्तारी से आगे बढ़ती है, कहानी अब पहुंचती है उस कमरे तक जहां दान पेटियां खुलती थी, जहां नोट गिने जाते थे, जहां गड्डियां बनती थी, जहां करोड़ों की आस्था रोज नगदी में बदलती थी। एसआईटी ये दावा कर रही है कि यहीं कहीं व्यवस्था में एक ऐसा छेद बन गया था जिससे कथित तौर पर श्रद्धालुओं का चढ़ावा बाहर निकलता रहा। आखिर ये सब हुआ कैसे, किस तरह काम करता था कथित नेटवर्क और क्यों समय रहते किसी को भनक नहीं लगी, एक रिपोर्ट में समझिए। कैसे गायब होती रही नोटों की गड्डियां, किस मोर्चे पर हुई सबसे बड़ी चूक, मंदिर के दान में कैसे हुई बंदरबांट, कल्पना कीजिए एक श्रद्धालु मंदिर आता है, वो दान पेटी में 100 रुपए डालता है, कोई 1000 रुपए डालता है, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर लाखों का चढ़ावा चढ़ाता है। दिन भर में दान पेटियां भर जाती हैं। इसके बाद शुरू होती है गणना की प्रक्रिया। दान पेटियां तय जगह पर लाई जाती हैं, हुंडियां खोली जाती हैं, नोट बाहर निकाले जाते हैं, फिर उनकी छटाई होती है, गड्डियां तैयार होती हैं। इसके बाद बैंक में जमा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही वो पड़ाव है जहां सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। यही वो जगह है जहां नकदी सीधे हाथों में होती है। एसआईटी का मानना है कि कथित तौर पर इसी प्रक्रिया की कमजोरियों का फायदा उठाया गया, यानी चोरी दान पेटी में नहीं हुई, बल्कि वहां हुई जहां दान पेटी का पैसा गिना और संभाला जा रहा था।
जो एसआईटी की रिपोर्ट है 20 पन्नों की रिपोर्ट है, अगर उसको ठीक से अध्ययन किया जाए, जो सोर्सेस हमारे बता रहा है कि ये जो घपला चल रहा था, ये जो चोरी चल रही थी दान पेटी में, ये 2-3 साल पीछे से ये चल रही थी और जो एसओपी तैयार किया गया था राम मंदिर ट्रस्ट और बैंक के बीच में, उसको कभी फॉलो नहीं किया गया। यानी जो नोट गिनने में जो बैंक कर्मचारी थे या फिर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग थे या फिर सेवादार थे, उनको कभी घर जाते वक्त चेक नहीं किया गया, ना ही जाते वक्त काउंटिंग करते वक्त, ना काउंटिंग से बाहर निकलते वक्त। तो इन सब के लिए जब चंपत राय इसके प्रमुख हैं, महासचिव हैं, तो जाहिर तौर पे ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसे ठीक करें और जो गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। जांच में सामने आया है कि गणना कक्ष में काम करने वाले कुछ लोगों के पास विशेष पहुंच थी। सूत्रों के मुताबिक चिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबियां थी। अब सवाल ये नहीं कि चाबी किसके पास थी, सवाल ये है कि उस चाबी पर निगरानी किसकी थी। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार कई बार नियम और प्रक्रियाएं कागजों तक सीमित रह गई। जहां हर गतिविधि पर दोहरी निगरानी होनी चाहिए, वहां कथित तौर पर कुछ लोगों को अतिरिक्त स्वतंत्रता मिल गई। टीम का मानना है कि जब कोई व्यवस्था रोज एक जैसे ढंग से चलती है तो धीरे धीरे लोग उसकी कमजोरियां पहचान लेते हैं और फिर वही कमजोरियां किसी नेटवर्क के लिए अवसर बन जाती हैं। एसआईटी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर किस स्तर पर नियंत्रण कमजोर पड़ा और कैसे ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। जांच का विषय है और संघ विचार परिवार के शीर्ष अधिकारी हमारे मौजूद हैं। उनको लगेगा तो सबके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई संघ विचार परिवार से ऊपर उठकर नहीं है। कोई पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हटके नहीं है। अगर जिस व्यक्तियों ने गड़बड़ किया होगा, चाहे राजू दास ही क्यों ना, बख्शे नहीं जाएंगे। ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सब परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। एसआईटी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में नकदी प्रबंधन को लेकर एसओपी तैयार की गई, यानी किसे क्या करना है, किसे कहां मौजूद रहना है, नोटों की निगरानी कैसे होगी, रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, सब कुछ तय था। लेकिन जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाद में इस एसओपी का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई बार अपराध किसी ताले को तोड़कर नहीं होता। कई बार अपराध केवल नियमों को नजरअंदाज करके भी हो जाता है। एसआईटी की रिपोर्ट में कथित तौर पर इसी बिंदु को सबसे गंभीर माना गया है। जांच में एक और पहलू सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को काफी समय पहले से कुछ गड़बड़ियों का अंदेशा हो गया था। यानी सवाल केवल चोरी का नहीं, सवाल यह भी है कि अगर संदेह था तो कार्रवाई कितनी तेज हुई। क्या चेतावनी संकेतों को समय पर पढ़ा गया? क्या निगरानी पर्याप्त थी? क्या जिम्मेदार लोगों ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया? एसआईटी रिपोर्ट में कथित तौर पर जानबूझकर की गई लापरवाही का भी जिक्र किया गया है। यही वजह है कि मामला अब केवल आरोपी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया। जांच का दायरा उस पूरी व्यवस्था तक पहुंच चुका है जिसने नकदी प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली थी। और यही कारण है कि इस केस का हर नया खुलासा नई सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ रहा है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। अब देखो क्या हो गया। एसआईटी पहले फॉर्म किया आपने, बाद में एफआईआर आपने कर दिया, 8 लोगों का आपने नाम कर दिया एफआईआर के अंदर। उसमें वो एक तो रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने से क्या होता है, वो 8 को भी जुडिशियल कस्टडी हो गई है। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना,
इतना बड़ा घपला। हाँ? अब देखना ये है बुलडोजर कहाँ है। क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया? वरना बुलडोजर चल जाता। अब दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुलिस सोमवार को गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में कई नए नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शक की सुई अब बैंक कर्मचारियों की ओर भी घूम रही है। मार्च 2025 से यात्री सुविधा केंद्र के ऊपर दान पात्र की गिनती होती थी। यहां एसबीआई के 6 कर्मचारियों की निगरानी में काउंटिंग होती थी। एक निजी संस्था के 24 कर्मचारी नोटों के बंडल तैयार करते थे, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के 12 कर्मचारी इन बंडलों को बैंक कर्मियों के बॉक्स में रखते थे। जांच में सामने आया है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचकर गड़बड़ी को अंजाम दिया जाता था। जानकारी के मुताबिक खेल केवल काउंटिंग रूम तक सीमित नहीं था। सूत्रों का दावा है कि 5 लाख रुपए के बंडल की जगह कई बार केवल 12 बंडल रखे जाते थे और सबसे ज्यादा हेराफेरी बड़े नोटों में होती थी। आरोप है कि बैंक पहुंचने के बाद लेजर एंट्री और मिलान के दौरान रकम में फेरबदल कर बची हुई राशि की बंदरबांट की जाती थी। जांच एजेंसियों को करीब 20 बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह है। पुलिस अब तक आरोपियों से 79,85,000 रुपए बरामद कर चुकी है। अविनाश शुक्ला के पास से करीब 20 लाख रुपए, मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए नकद मिले हैं। वहीं अनुकल्प मिश्रा के पास से 15 लाख से ज्यादा की नकदी मिली है और उस पर गबन की रकम से अयोध्या में करीब 70 लाख का मकान और पैतृक गांव में फार्म हाउस बनाने का आरोप है। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर रुपया केवल मुद्रा नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास है। अब जांच उस विश्वास पर लगी चोट का सच तलाश रही है। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है और जवाब मिलने तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से उठे ये सवाल पूरे देश में गूंजते रहेंगे।